हमारे ये दलित और पिछड़े लोग हैं जो कांवर ढोने वाले हैं, और कथा भागवत जो हम धर्म के नाम पर सुनते हैं यही समाज सुनने वाला है। अगर ये इसको बंद कर दे, अगर उस पेड़ को सींचना, पानी, मिट्टी, जो मनवाद हम कहते हैं, अगर उसको मिट्टी पानी देना ये समाज बंद कर दे तो आपसे आपको ख़त्म हो जाएगा, उसकी कोई हैसियत नहीं रह जाएगी। उत्तर प्रदेश की बात मैं करूं, लगभग 5000 विद्यालय को बंद करा दिया गया। सबसे पहले क्या बंद कराया गया? मदरसों को बंद कराया गया, और मदरसों को बंद करने के बाद प्राथमिक विद्यालय उनको भी मर्ज करने का काम किया गया। आज आधार कार्ड के चक्कर में कितने लोग जो है आधार कार्ड नहीं बनवा पा रहे, तो बच्चों की शिक्षा नहीं हो पा रही, कहीं उसका अंगूठा मेल नहीं कर रहा। हमारे यहाँ पूरे प्रदेश भर का लखनऊ में बना दिया। मैं एक दिन लखनऊ में गया तो वहाँ छोटे छोटे बच्चों को लेकर के हज़ारों आदमी खड़े थे। अब कौन गरीब आदमी जो मजदूरी करता है, डेली 400 रुपये मजदूरी करता है, 300 की, तो वो कैसे आधार कार्ड अपना बनवा पाएगा? बच्चों को वो शिक्षा से वंचित हो जाएगा। हमारे जो सामाजिक संगठन हैं लगातार 2019 से प्रयास कर रहे हैं, उसी के कारण जाति जनगणना की मांग उठी। पार्लियामेंट के अंदर तमाम सवाल उठाए गए। हमारे सभी यहाँ विद्वान साथी बैठे हैं, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और सभी लोग हैं। मैं ज़्यादा बात न करते हुए मैं मुद्दे पे बात करूंगा, क्योंकि जिस तरह से बिहार में SIR हो रहा, आप लोगों को जानकारी है कि जैसे स्टेट में जिला परिषद का चुनाव होता है, अध्यक्ष का, ब्लॉक का चुनाव होता है, ब्लॉक प्रमुख का, तो वहाँ पर वोटों की खरीदारी होती है, और ख़ास तौर पर बहुजनों की। और उनको ये रहता है कि ये पैसा भी ले रहा है, वोट भी नहीं देगा, तो उनके राइटर बना दिए जाते हैं, उसके हाथ में प्लास्टर चढ़ा दिया जाता है कि ये वोट नहीं डाल सकता है, तो उनके बदले दूसरा आदमी वोट डालता है। तो हमें जो लग रहा है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको वोट डालने का अधिकार दिया, आज वो खतरे में है। और लगातार जैसे न्यायपालिका में आरक्षण नहीं है, राज्यसभा में नहीं है, विधान परिषदों में नहीं है, और लगातार सरकारें, जो बीजेपी सरकार है 2014 से, किस तरह से आरक्षण को ख़त्म कर दिया है, सरकारी नौकरियों को ख़त्म कर दिया है, विद्यालयों को ख़त्म करके, पाठशालाओं को ख़त्म करके मधुशालाएँ खोल रही हैं। पूरे देश में आवाज़ उठ रही है। लेकिन समस्या ये है कि हम लोग अपने अपने स्वार्थ के कारण, क्योंकि चुनाव आयोग जिस तरह से सरकार के इशारे पे काम करता है। मैं 2022 में चुनाव लड़ा, मैं अपनी बात बता दूं, विधानसभा का मेरे प्रत्येक बूथ में वोटर कार्ड दिए गए। मेरे जितने बूथ एजेंट थे, कार्यकर्ता, सबको लाल कार्ड दे दिया गया कि आप घूम नहीं सकते, मूवमेंट नहीं कर सकते, अपना वोट डाल के आप जाइए और क्षेत्र में कहीं नहीं दिखेंगे। यसो ने एक मिनी गुंडा एक्ट बोलते हैं उसको, लाल कार्ड को। उससे हमारा वोट प्रभावित हुआ। और जो मतदाता सूची पहले थी, उसमें हर मतदाता, हर पोलिंग में डिलीट की मोहर लगा दी गई। मैं चुनाव आयोग आया, चुनाव आयोग से शिकायत किया, यसो की शिकायत किया, RO की शिकायत किया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। और गिनती में इसके बाद उन्होंने सबसे बड़ी बात, एक जज की तरह मंच बना दिया है। हम लोग बहुत, पटेल साहब बहुत लंबे अरसे से, मैं 1991 में MLA पहली बार बना था, 4 बार MLA रहे। पहले ऐसे बैठ कर के हम लोग गिनती कराते थे। जो RO की सीट होती थी, तो जो टेबल से गणना आती थी, तो सब लोग देखते थे और उसका मिलान करते थे कि हमारा एजेंट ने, इन्होंने सही किया कि नहीं, और टेबल उनके साइन कराए जाते थे, फिर राउंड की घोषणा होती थी। अब उन्होंने 10 फीट ऊंचे बना दिया है RO की सीट,
एसडीएम आरओ होगा, उसके स्टाफ होंगे, कंप्यूटर होगा, 10 फीट ऊपर बैठेगा। कैंडिडेट और जो उनके आरओ की गणना के पदाधिकारी वो नीचे बैठेंगे। भाई क्या नीचे देखेंगे, क्या देखेंगे, क्या मिलान करेंगे? वहाँ से जो सीट आ रही है अदर पार्टियों के, नोटा के, सबके आ रहे हैं। जो हार रहा है तो जो हार रहा है उसको जिताने के सबके वोट मिला करके प्लस माइनस करके उन्होंने टोटल बराबर कर दिया, उसको जिताने का काम के ये हो रहा है। तो इसके लिए लड़ाई जनता के बीच जाना पड़ेगा, जनता को हमें जगाना पड़ेगा। बहुत सारे सवाल हैं और चूँकि एक हमारे बुजुर्ग हैं, साथी बीमार हैं, उनको मुझे अस्पताल देखने जाना है। जो आधार कार्ड का फर्जीवाड़ा हो रहा है, तो क्यों नहीं सरकार इसको जो है जिस तरह से एटीएम कार्ड बनता है, प्लास्टिक कार्ड बनता है, क्यों नहीं इसको बना रही? आज आधार कार्ड के चक्कर में कितने लोग जो है आधार कार्ड नहीं बनवा पा रहे, तो बच्चों की शिक्षा नहीं हो पा रही, कहीं उसका अंगूठा मेल नहीं कर रहा। हमारे यहाँ पूरे प्रदेश भर का लखनऊ में बना दिया। मैं एक दिन लखनऊ में गया तो वहाँ छोटे छोटे बच्चों को लेकर के वहाँ हज़ारों आदमी खड़े थे। अब कौन गरीब आदमी जो मजदूरी करता है, डेली 400 रुपये मजदूरी करता है, 300 की, तो वो कैसे आधार कार्ड अपना बनवा पाएगा? बच्चों को वो शिक्षा से वंचित हो जाएगा। और उसमें कर दिया कि 6 साल से नीचे के बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। सारे स्कूल इसलिए बंद किए जा रहे हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं। तो मैं आयोजक साथियों को बधाई देता हूँ, मीडिया के साथियों को बधाई देता हूँ जो हमारी बात को, हमारे साथियों की बात को, हमारे प्रोफेसर्स हैं जिन्होंने तमाम आंकड़े निकाल करके, हमारे IAS अधिकारी और पुराने साथी हमारे MP साहब हैं, सब लोग हैं, इन लोगों ने जो रखा है। तो हम भी अनुरोध करेंगे कि हमारी आवाज़ विधानसभाओं से, लोकसभा, राज्यसभा से जाए और जन जन तक पहुँचे। चूँकि एक मंच है, जब हम लोगों को मौका मिला, हमारे राजमणि जी बैठे हैं, हम लोगों को मौका मिला, तो कोई ऐसा सत्र नहीं जाता था जिसमें हम बहुजनों की बात ना करते हों। और उससे फ़र्क पड़ता था। हम यहाँ से पाठशाला से पढ़ के जाते थे, वहाँ पे जब बोलते थे तो हमको पूरी ताकत मिलती थी। तो मैं आयोजक साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। बी द पीपल कार्यक्रम हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। जिस तरीके से तमाम सम्मानित वक्ताओं ने अपने विचारों को रखने का काम किया है, मैं आप सभी लोगों से अपील करूंगा कि जिस तरीके से बी द पीपल एवं पूरी कमेटी के लोग समय समय पर एक जागरूकता अभियान के तौर पर, हमें लगता है पूरे दिल्ली से, पूरे कई प्रदेशों से, पूरे देश के लोग यहाँ पर आते हैं और अपना विचार भी रखते हैं। आज जो देश की स्थिति है, ये भारत की सरकार, अभी लक्ष्मण यादव जी ने बड़े विस्तार से बताया। मैं थोड़ी सी बात रखना चाहूँगा कि हमेशा, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। आज उत्तर प्रदेश की जो हालात है, झूठा आरोप लगा करके फर्जी मुकदमा दायर करना और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से झूठ बोलने का काम करती है। अब जैसे नंबर 1 पे हम कहते हैं जातीय जनगणना, ये हम सभी लोग सदन में, लोकसभा में कई बार इस मुद्दे को उठाया और सरकार से मांग किया, लेकिन सरकार, उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार है, अभी तक उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना शुरू नहीं की गई। ये सबसे बड़ा जो भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने का काम कर रही है। आज उसी तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की बात मैं करूं, लगभग 5000 विद्यालय को बंद करा दिया गया। सबसे पहले क्या बंद कराया गया? मदरसों को बंद कराया गया और मदरसों को बंद करने के बाद प्राथमिक विद्यालय, उनको भी मर्ज करने का काम किया गया। और आज वहाँ के बच्चे जिस तरीके से उनको 1 किलोमीटर पर एक विद्यालय मिल जाता था, एक ग्राम सभा में एक विद्यालय मिल जाता था और तमाम गरीब परिवार के बच्चे पढ़ने का काम करते थे, शिक्षा ग्रहण करने का काम करते हैं, लेकिन सरकार रोकना चाह रही है। आज उसी तरीके से
ये सरकार की मंशा है कि बहुसंख्यक समाज पढ़ाई लिखाई से दूर हो, और जब पढ़ाई लिखाई से दूर होगा तो उनकी सरकार बनती रहेगी। हिंदू मुस्लिम की बात वो करते रहेंगे, धर्म की बात वो करते रहेंगे, लेकिन मैं आप सभी लोगों से अपील करूंगा कि जिस तरीके से बहुसंख्यक समाज की आबादी है, जो आपका आंकड़ा है, हमें लगता है कि अगर हमारी आपकी जागरूकता बढ़ जाए और हम सभी लोग कहीं भी बैठें तो जागरूकता की बात करना शुरू कर दें। सबसे पहले तो शिक्षा, अगर शिक्षा में हम सभी लोग आगे बढ़ जाएंगे तो हमें आपको कोई ठग नहीं सकता, हमें आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। लेकिन जिस तरीके से सरकार से हम सभी लोगों ने सदन के माध्यम से मांग किया है पार्लियामेंट में कि फ्री शिक्षा व्यवस्था लागू हो, ये सरकार फ्री शिक्षा की बात नहीं करती, लेकिन फ्री राशन की बात करती है। क्यों? अगर फ्री राशन मिलेगा तो व्यक्ति गरीब होगा, लेकिन अगर फ्री शिक्षा की बात करेगा तो व्यक्ति पढ़ाई लिखाई के साथ हमेशा आगे बढ़ेगा, शिक्षित होगा, सामाजिक बनेगा, चाहे वो नौकरी करेगा चाहे व्यवसाय करेगा। लेकिन सरकार नहीं चाहती है। जब सरकार नहीं चाहती है तो जो हमारी आप के तमाम बिंदु हैं, चाहे वो चुनाव को लेकर के देखा जाए, आज चुनाव की मांग पूरा विपक्ष, आज आप सभी लोगों के आशीर्वाद से विपक्ष काफ़ी मजबूती तौर पर है। कुछ सीटें कम हो गई, नहीं तो आज आपकी सरकार ज़रूर बनती। लेकिन कहीं न कहीं से सरकार ने बेईमानी भी किया, चाहे वो चुनाव हो, चाहे जो भी चुनाव होता है, सरकार बेईमानी करने का काम करती है। और जब तक आपकी सरकार नहीं बनेगी तब तक कोई बढ़िया से बढ़िया कानून लागू नहीं हो सकता है और हम आप पिछड़ते रहेंगे। तो इस पर हम सभी लोगों में ये जातियों में बटा हुआ जो समाज है, इसको इकट्ठा होना पड़ेगा। जैसे आज हम बहुसंख्यक की बात कर रहे हैं, बहुसंख्यक का मतलब सामान्य वर्ग को छोड़कर हमें लगता है सारी जातियां हैं। और आज ये सरकार WS की बात की जाए, जिसकी आबादी मात्र 15%, उसको 10% आरक्षण, जिसकी आबादी OBC की लगभग 56%, उसको 27%। सोचिए कि आपके साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। तो अगर हम सभी लोगों को आगे बढ़ना है तो वी द पीपल, मैं तो कई कार्यक्रमों में पिछले 5 सालों से मैं आ रहा हूँ और पिछले 5 सालों से आकर के काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। हम भी अपने क्षेत्र में इन बिंदुओं पर चर्चा करते हैं और जागरूकता की बात करते हैं। आज मैं जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ता हूँ, जो उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा हुआ जनपद है, जनपद श्रावस्ती और जनपद बलरामपुर, जो नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ क्षेत्र है, मैं उस क्षेत्र से, और पिछली बार वैसे मैं अयोध्या के पास अंबेडकर नगर का रहने वाला, उसके बावजूद भी 200 किलोमीटर दूर जाकर के चुनाव लड़ा था। पिछली बार भी चुनाव जीता था और अब की बार भी चुनाव जीता। तो मैं आप सभी लोगों से यह आह्वान करूंगा कि मैं तो एक किसान परिवार का बेटा था, लगभग मैं कुछ जानता नहीं था, मैं ज़रा सा राजनीति के बारे में नहीं जानता था, लेकिन आज मुझे काफ़ी जानकारियाँ बढ़ी। और आपके माध्यम से भी जिस तरीके से आपका अभियान है और आप सभी लोगों की सोच है, ये आबादी जो ये संख्या बल यहाँ पर आता है, अगर यही इतना काफ़ी है कि अगर जो बातें यहाँ पर हो रही हैं, जो वी द पीपल की मांग है, उसको हम सभी लोग सदन में भी उठाने का काम करते हैं। लेकिन जो वर्तमान की सरकार है, अभी आपने देख लिया जिस तरीके से उपराष्ट्रपति जी ने इस्तीफा दे दिया, तमाम लोग गुमराह में हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा स्वास्थ्य खराब है। मुझे नहीं लगता जिस तरीके से इस्तीफा उनका लिया गया है वो सोची समझी राजनीति है और भारतीय जनता पार्टी की देन है। वो नहीं चाहती है कि इस तरीके से उपराष्ट्रपति जो उनका अच्छी सोच थी और अच्छी तरीके से अपनी बात को रखने का काम कर रहे थे, उनको भी हटाने का काम किया है। तो आप सभी लोग को जागरूक होना है।
बातें तो बड़ी लंबी चौड़ी हैं, लेकिन वक्ता काफ़ी हैं और अपने विचारों को रखने का काम करेंगे। मैं इन थोड़े से शब्दों के साथ, मैं तो आपके बीच में लगभग प्रयास करता हूँ, हमेशा आता रहता हूँ, और इन थोड़े से शब्दों के साथ पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन वंदन करते हुए मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी हमारे बुद्धिजीवी साथियों, बहुत सारी बातें हो गई, मुद्दे पर चर्चा भी हो गई है। अब ज़्यादा कहने की वैसे आवश्यकता है नहीं, लेकिन उसे व्यथा से पीड़ित हम भी हैं। इस वजह से जो हमारा भी दुख है, हमारी जो सोच है, वो आपसे शेयर करना चाहते हैं। अब आज श्री साहब ने कहा था कि अब इस मुल्क के बर्बादी के आसार नज़र आते हैं, अब इस मुल्क के बर्बादी के आसार नज़र आते हैं, और दिल्ली के हुकूमत पर बैठे हुए तानाशाह नज़र आते हैं, तानाशाह नज़र आते हैं। अरे जब ज़रूरत पड़ी इस देश को लहू की तो हमने दिया, आपने दिया, अब इन बेईमानों को हमें गद्दार नज़र आते हैं, हमें गद्दार नज़र आते हैं। आज हमें सोचना होगा गंभीरता से, और सोचना ये होगा कि 1-2 मिनट का सा है, उसके माध्यम से आप पूरा समझ जाए कि लड़ाई किस तरह से है। एक पिछड़ा दलित शोषित जिसे हम कहते हैं, हम उसे कर्मवीर कहते हैं, और एक जो अन्याय करने वाले, हक अधिकार हड़पने वाले हैं, उन्हें आरामवीर कहते हैं। कर्मवीर और आरामवीर की लड़ाई है। एक कर्मवीर का साथी जा रहा था, दोनों हाथ में तलवार लिए हुए था, और उधर से आरामवीर निकलता है, उसकी पिटाई कर देता है, उसका सारा सामान छीन लेता है। वो कुछ बोलता नहीं। लोगों ने कहा भाई कैसे हो, तुम्हारे ऊपर अन्याय किया, तुम्हारी पिटाई कर दिया, तुम्हारा सामान छीन लिया, और तुम कुछ बोले नहीं। तो उसने कहा भाई गुस्सा तो हमें बहुत आया था कि हमारे साथ बड़ा अन्याय कर रहा है, इसका बदला लूँ, लेकिन क्या करें, हमारा कोई हाथ खाली नहीं था, इस वजह से हम प्रतिकार नहीं कर पाए, दोनों हाथ में तलवार ली। और उसने कहा कि अरे भाई इससे तो तलवार है, इससे तुम उसका सर भी उतार सकते थे, बदला ले सकते थे। तो उसने कहा हमारे भी विचार में आया था, लेकिन हमने धर्म ग्रंथों में पढ़ा था कि अगर किसी को चोट पहुंचाओगे, हत्या हो जाएगी, तो फिर स्वर्ग नहीं मिलेगा, इस वजह से हमने उसका उपयोग नहीं किया। केवल इसका तात्पर्य है कि अधिकार जनतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार आपके पास है। आपकी आबादी 90% है, और अगर उसका उपयोग बाबा साहब के संविधान के आधार पर करना आप नहीं सीखोगे तो आपके हितों की रक्षा कोई नहीं कर पाएगा, ये समझना चाहिए। और दूसरा, हम अगर उसका उपयोग धर्म के नाम पर नहीं करते, स्वर्ग के नाम पर नहीं करते, तो निश्चित रूप से हमारे हितों की रक्षा कोई नहीं कर पाएगा। हम कहते हैं कि बाबा साहब ने जो एक वोट का अधिकार दिया है, 100 में 90% पिछड़े, दलित, गरीब, माइनॉरिटी के लोग हैं। अरे कितना मोदी, कितना सरकार नाम चेंज करेगी, कितना नाम काटेगी, अगर ये समझ जाए 90% कि हमारा अधिकार ये है, हमें इस तरह से रास्ता तय करना है, हमें ये पहचान करना है, तो कुछ होने वाला नहीं है। हम सब में 100 में 90 हैं, तो 90 में कितने काटेंगे, 10 काटेंगे, 20 काटेंगे, 25 काटेंगे। इसके बावजूद भी बहुमत इस देश में गरीबों का रहेगा, दलितों का रहेगा, पिछड़ों का रहेगा, उनकी सरकार बन सकती है, कोई नहीं रोक सकता। आज उसकी ज़रूरत है। आज हम बात करते हैं मंचों से, आज कांवड़ यात्रा काउंट होने वाले हमारे ये दलित और पिछड़े लोग हैं जो कांवड़ ढोने वाले हैं, और कथा भागवत जो हम धर्म के नाम पर सुनते, यही समाज सुनने वाला है। अगर ये इसको बंद कर दे, अगर उस पेड़ को सींचना, पानी, मिट्टी, जो मनवाद हम कहते हैं, अगर उसको मिट्टी पानी देना ये समाज बंद कर दे, तो आपसे आपको ख़त्म हो जाएगा, उसकी कोई हैसियत नहीं रह जाएगी। ज़रूरत इस बात की है, जागरूकता की ज़रूरत, बात की है समझने की, जो हमें करने की ज़रूरत है। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा सबका फर्ज है कि हम इस समाज को जगाने के लिए अधिक से अधिक प्रयास करें, और जो आयोजन यहाँ हुआ है निश्चित रूप से प्रशंसनीय है, लेकिन इसका विस्तार करने की ज़रूरत है।
गांव तक ले जाने की ज़रूरत है, और गांव के बीच में हमारा काम होगा तो निश्चित रूप से ज़्यादा सार्थकता आएगी, समझदारी आएगी, जागरूकता आएगी, और इस लड़ाई को हम लड़ सकेंगे। मैं इतना ही निवेदन करना चाहते हैं। बाकी सारे मुद्दे की बात हमारे बुद्धिजीवियों ने किया है, उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद। जय।